नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए प्रधानमंत्री मणिपुर से अब चले गए हैं वहाँ, कहाँ? आसाम। और असम में उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शिव भक्त हूँ, सारा ज़हर निगल जाता। किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे लिए तो जनता है, जनार्दन ही मेरा भगवान है। यही मेरे मालिक हैं, यही मेरे पूजनीय हैं, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है और कोई मेरा रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। गाली वाली प्रसंग आ ही गया। गाली वाला जो प्रसंग था और कहा कि मैं शिव भक्त हूँ, जहर पी लेता हूँ। तो बिहार बंद मोदी जी से पूछ के कराया गया था कि नहीं कराया गया? जब सोनिया गांधी को गालियां दी जा रही थी तब वो शिव भक्त थे या किसके भक्त थे? ये भी मोदी जी को बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि जब वो हाइब्रिड बछड़ा बोल रहे थे, जब वो जर्सी गाय बोल रहे थे, तब वो शिव भक्त थे या नहीं थे? जब उस लड़के को जिसने उनकी माताजी को गाली दी, उसको पुलिस वाले पकड़ करके ले गए, देश में दुनिया भर का हंगामा हुआ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक बार में आते हैं, शराब पी रहे हैं और बात हो रही है। तो ये क्या है? ये जहर है या जहर की उल्टी की है? भगवान शिव ने तो जहर कंठ के पास रख लिया था, लेकिन मोदी जी की उल्टी तो जगह जगह दिखाई पड़ रही है, वो भी देखेंगे। और देखिए कि आज भारत पाकिस्तान मैच दुबई में है, देश भर में हंगामा मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो है हवन हो रहे हैं मैच जीतने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हवन हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हासिल हुआ? उस हवन से क्या हासिल हुआ? या तो हवन करने वाले झूठे हैं, या हवन करने का कोई मतलब नहीं है, ढोंग है। ये समय समय पर हिंदू धर्म की जो आस्था है उसको नंगा करते रहते हैं। और ये कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का बड़ा जो है पोषक हूँ। बेसिकली हिंदू धर्म को नंगा करने का काम इन्हीं ढोंगियों ने किया है। कुछ और ढोंगियों की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्रिकेट मैच को जो लेकर के जो तमाशा चल रहा है, इसको मैं तमाशा इसलिए कर रहा हूँ कि वो सवाल जो गहरे किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए। भारत पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्यों है? भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के पीछे कौन है? भारत पाकिस्तान की दुश्मनी का सबसे बड़ा शिकार कौन है? वो राजनेता हैं या इस देश के आम लोग हैं, उस देश के आम लोग हैं? और ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी खड़ी की जाती है, चीजों को बंद किया जाता है, फिर अचानक खोला जाता है। खोला क्यों जाता है? क्या व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला जाता है? और जो मारे गए पुलवामा में, जो मारे गए पहलगांव में, वो किसकी गलती से मारे गए? पाकिस्तान के आतंकी आ गए या पाकिस्तान ने मरवा दिया? एक्सेप्ट कर दिया, स्वीकार कर दिया, हालांकि वो साबित नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के लोग आए कैसे, क्यों आए? आपने आने कैसे दिया? आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे? आपके इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सारे सवाल हैं जिन सवालों पे चर्चा नहीं होनी। आप चर्चा सीधा जो है कर दीजिए वो पाकिस्तान, और हमारे देश में पाकिस्तान के नाम पर जो है, मुसलमान के नाम पर जो है एक भीड़ खड़ी हो जाती है जो सारी आवाजों को दबा देती है। वो जो मौलिक सवाल, जो जरूरी सवाल है कि पहलगांव में 25 लोगों को मारने के लिए 4 आतंकवादी या 3 आतंकवादी आए कैसे? किसकी ढील थी? वो टूरिस्ट प्लेस था, कोई आइसोलेटेड प्लेस नहीं था जहां अंधेरा था, जहां कोई जाता नहीं था। वहां लोग गए क्यों? झाड़ियों में घुसे नहीं थे। वहीं पे एक महान सांसद ने कुछ दिन पहले अपनी शादी की सालगिरह भी मनाई थी। सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर फोर्स है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सेना के जवान है, पुलिस है। नागरिकों से ज्यादा सड़क पे बताते हैं लोग कि सुरक्षा बल दिखाई पड़ते हैं। तो जो पहलगांव में जो मारे गए लोग, वो सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? गृह मंत्री से क्यों नहीं सवाल किया गया? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि हम राष्ट्रभक्ति का ढोंग करते हैं, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम राष्ट्र को बचा नहीं सके, हम हिंदुओं को बचा नहीं सके? प्रवचन दे आए, चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। अरे 1.5 घंटा मारा, तो 1.5 घंटा कहाँ थे आप? दुनिया में कहाँ हो रहा है? मन की बात पढ़ लेते हो, ध्यान लगाता। एक आपके पास है ना झंडू बाबा,
वो ऐसे ध्यान लगा के बता देता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो झंडू बाबा को बिठा देते सुरक्षा सलाहकार बना करके, वो ऐसे ध्यान लगाता और बता दिया करता कि कौन भारत के खिलाफ सोच रहा है। इतना ढोंग पसारा गया इस देश में पिछले 11 साल में कि पूछिए मत। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें कई सारी वीडियो है। पहले देखिए, इससे देश का कलर, देश के नेताओं का सोच, देश के अपराधी, उसको मैं अपराधी बोलता हूँ जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं, वो दरअसल मानव समाज की घोर अपराधी है, बड़े अपराधी है। वो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो। और हमको बरगलाया जाता है। पाकिस्तान में भी आम नागरिकों को बरगलाते हैं हिंदुस्तान के नाम पर, और हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के नाम पर बरगलाते हैं। वहाँ हिंदुओं के नाम पर बरगलाया जाता है, यहाँ मुसलमानों के नाम पर बरगलाया जाता है। और हम जो है धर्म के बीहड़ में जो है वो घूमते रहते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, अल्लाह को ढूंढते हैं। लेकिन जो अल्लाह और भगवान के नाम पर जो ढोंग करता है उसको हम पहचान नहीं पाते। वो सरकारें जो धर्म के नाम पर वोट लेती है, सत्ता में बैठी रहती है, वो धर्म का किस तरह सत्यानाश कर रही है, हम नहीं समझ पाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। हमारे साथ हालाँकि 3 साथी हैं, पहले परिचय करा दूँ। हमारे साथ देखिए विवेक भाई। विवेक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विवेक भाई महाराष्ट्र के नागपुर में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंग्लिश की पत्रकारिता की है लंबे साल इंडियन एक्सप्रेस की, और लगातार आप उनको देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं। हमारे साथ विनय भाई हैं। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। विनय भाई जो है पौंडीचेरी में रहते हैं, बिहार से हैं, अभी जमशेदपुर में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल भाई जो है वो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ आप सबको सामने, फिर हम इस पर बात करते हैं। असम के मुख्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है तुमको निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? मिरांडा हाउस में दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के ऊपर एक प्रश्न आया। उस प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहता था कि यद्यपि कला और खेल को हम राजनीति से ऊपर रखते हैं, लेकिन आतंकवादी पाकिस्तान के संबंध में यह अपवाद है, इसलिए क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने में चूक हुई। उसी उत्तर के दौरान मैंने साफ तौर पे कहा कि व्यक्तिगत हैसियत से मैं इस मैच को नहीं होने देना चाहता हूं। लेकिन वीडियो का एक खास हिस्सा प्रसारित किया गया जो पोस्ट ट्रुथ का एक अच्छा उदाहरण है। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। होगा। मैं तो कहता हूं कि वो महिला जो एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। कैसी होती है? और तुम में से ज्यादातर ऐसी होगी, है ना? सबने यही कारनामा दिया होगा अंजाम। गीता पढ़ के देखिए। ये आप हमारे पीछे
GMCH देख सकते हैं। ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हज़ारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। क्या हो गया? नमस्कार। नमस्कार जी। क्या दिक्कत हो गया? सर झगड़ा पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया? एक्सरे हुआ है सर। भाई बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से है तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है? हाँ, कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफ़ी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है? नहीं बदला जा रहा है? कुछ नहीं, इसी में। हमने ये जान के वीडियोस दिखाए हैं, अलग अलग कलर के हैं, लेकिन हम आप तीनों से अलग अलग सवाल पर जवाब चाहेंगे। विवेक भाई, पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। ये 3 कलर हैं, हमारे देश के ही कलर हैं वो तीनों, जो हमारे लिए क्या जरूरी है। विवेक भाई, महाराष्ट्र में अक्सर चर्चा होती है, बाला साहब भी थे, हमने तो अखबार में उनके काम किया, तो क्रिकेट मैच बड़ा सवाल था, और हम इस देश में मानते रहे कि क्रिकेट मैच भी एक धर्म है इस देश का, और चाहे जो हो जाए क्रिकेट मैच हमको देखना है। मुसलमानों को अक्सर कहा गया कि जब भारत पाकिस्तान मैच होता है तो मुसलमान सब पाकिस्तान की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान की जीत की कामना करते हैं। हिंदू लोग हिंदुस्तान की जीत की कामना करते हैं। हवन भी चल रहा है, अभी भी हवन चल रहा है। ये क्रिकेट मैच का जो पूरा का पूरा ये स्वांग है, क्या कूटनीति है, या आपदा में अवसर है? क्या देख पा रहे हैं आप विवेक भाई? उन्होंने जी क्रिकेट मैच को लेकर जिस तरह की बातें जो सत्ताधीश पार्टी है उसके तरफ से हो रही है, वो एक साथ हास्यास्पद भी है, बहुत गुस्सा दिलाने वाली भी है, और मीनिंगलेस है। मतलब ये इस तरह का डिबेट जो उन्होंने छेड़ रखा है, मतलब पहले आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे। अमित शाह ने ये कहा था कि पाकिस्तान को तो आईसीसी से ही बाहर कर देना चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ तक कहा था। और उनके बेटे जो है वो बीसीसीआई के प्रमुख बने हुए हैं, और वो ये आज का जो मैच है
वो मैच होने दे रहे हैं, मतलब, और उसके लिए कारण ये बता रहे हैं कि भाई बायलैटरल अगर कोई है, मतलब सिर्फ 2 देश खेल रहे हैं तो उसमें फिर भारत पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। कब होगा ऐसा? कब होता है? भारत पाकिस्तान सीरीज जो है इससे पहले कब खेली गई? तो जब मल्टीनेशनल कोई इवेंट होता है तो उसमें तो हम कैसे कहेंगे कि हम नहीं खेलते? क्यों नहीं कह सकते आप? पाकिस्तान को आईसीसी से अगर बाहर कराने की हिम्मत आप में है, मतलब आप उस तरह की बातें करते हैं, तो आप मल्टीनेशनल अगर कोई क्रिकेट का इवेंट है उसमें से भारत को बाहर क्यों नहीं कर सकते? क्या भाई आईसीसी तो पूरा बीसीसीआई डोमिनेट करता है, आपका अधिकार चलता है वहां पर, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है और सबसे ज्यादा जो व्यूअर्स है वो भारत से आते हैं। उससे जो टीआरपी बनता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके लिए भारत जिम्मेदार है। तो भारत तो सबसे ताकतवर देश है आईसीसी का, तो आप क्यों नहीं अपनी बात रख सकते वहां? तो ये झूठे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मैच के इर्द गिर्द इस तरह का एक डिबेट शुरू हो जाए ताकि पैसा बने, उस मैच को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और पैसा बने। मतलब जो जिस तरह से ये फिल्में बनाते हैं इनके लोग, इनके स्पॉन्सर्ड लोग फिल्में बनाते हैं और उसके ऊपर एक हाइप क्रिएट करते हैं और उसमें से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब पैसा बनाने का एक जरिया है, इनको कोई देश के स्वाभिमान से वगैरह कोई लेना देना नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने किसी जमाने में पिच खुदवाई थी मुंबई में जब मैच हो रहा था, वो गलत था, लेकिन कम से कम अपनी बात पे वो खरे तो उतरते थे, ढोंग तो नहीं करते थे, स्वांग तो नहीं करते थे। गलत था वो जो करते थे, वो गलत था, लेकिन किया तो उन्होंने हिम्मत रख के। ऐसा तो नहीं किया कि कहना एक और करना कुछ दूसरा। कहनी मतलब कथनी और करनी में फर्क तो नहीं था। इसीलिए बाला साहब इनको गालियां भी देते थे कि ये डरपोक के झूठे लोग हैं। भले ही इनके साथ में उनका अलायंस बना रहा काफी सालों तक, लेकिन वो इनको सीधा क्रिटिसाइज भी करते थे और वो ये डिजर्व करते हैं वो क्रिटिसिज्म। आप देखिए ये क्रिकेट पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। भाई क्रिकेट ही क्यों खेलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, आप तो भारत की बात करते हैं, आप भारत के शहरों के नाम बदलकर हिंदू नाम रख देते हैं। कोई अगर मुस्लिम नाम है तो उसको आप हबीबगंज है तो किसी रानी के नाम पर रख दिया, कोई दूसरे नाम आपने बदल दिए, अंग्रेजों के नाम है वो आपने बदल दिए। तो आप तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान पूरा हिंदू आइडेंटिटी के साथ में पहचाना जाए। ऐसा अगर है तो आप कबड्डी को क्यों नहीं तवज्जो देते हैं? आप भारतीय खेलों को क्यों नहीं तवज्जो देते? आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? ये सारे आरएसएस के लोग जो है वो क्रिकेट के बड़े फैन होते हैं। आप देखिए आरएसएस घर घर में मैच देखी जाती है और बाकी सारे काम छोड़ के मैच देखते हैं। ये जितना क्रिकेट को फॉलो करते हैं उतना दूसरे लोग नहीं करते। तो ये इनके कथनी और करनी में जो फर्क है कि आपने ढोंग की बात की, बिल्कुल ये पूरी तरह ढोंगी लोग हैं। और जिस तरीके से अभी ये मैच आज हो रहा है, देखना उसको टीआरपी कितना मिलेगा, लोग बहुत देखेंगे उसको और उसमें बहुत पैसा जनरेट होगा। तो ये आखिरकार इनका पूरा मकसद डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया था? आपको पता है गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर में, कोऑपरेटिव बैंक्स में किस तरह से पैसा बनाया गया डिमोनेटाइजेशन में? तो ये सारी चीजें जो है ना वो पैसा बनाने की दृष्टि से ही करते हैं। इनको इनका अल्टीरियर मोटिव जो होता है वो अच्छा नहीं होता, वो नोबल नहीं होता, वो कभी अच्छे मकसद से कोई काम नहीं करते। तो ये क्रिकेट मैच को लेकर जो इन्होंने हाइप, अगर आप सीधे तौर पर सारी मैचेस होने देते तो इस तरह का हाइप नहीं बनता, और हाइप नहीं बनता तो आपकी राजनीति भी नहीं होती। हालांकि उनको बहुत मुश्किल जा रहा है डिफेंड करना, कर रहे हैं, बेशरम है तो बेशरम जिस तरह से डिफेंड करता है अपने आप को उस तरह से कर रहे हैं। कोई बात मतलब वो बन नहीं रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस आर्ग्यूमेंट को कि कई सारे देश जब खेलते हैं तो उसमें खेलना पड़ता है। और जब हमने तो 2 देश पाकिस्तान और भारत की ही बात रही तो फिर क्रिकेट मैच नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे देश अगर साथ में आते तो फिर तो हमको खेलना पड़ेगा। किसने बताया आपको? आप विड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ कंपल्शन है ऐसा? तो ये इसलिए मैं इसको राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है, ये राजनीति है। इनको कोई देश प्रेम वगैरह इनको बिल्कुल नहीं। देश प्रेम अगर ये होता तो ये फिरका परस्ती नहीं करते। ये बेसिकली फिरका परस्त है, तो हर फिरका परस्त संगठन
या फिर उसके फॉलोअर जो है वो देशद्रोही होते हैं। उस लिहाज से ये देशद्रोही हुए हैं। इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसके रन अप में आप देखिए इनकी सारी जो करतूतें हैं उसका एक कच्चा चिट्ठा पढ़ना चाहिए, सबने पढ़ना चाहिए कि 100 साल तक ये क्या करते रहे। और उसमें ये एक एपिसोड जो है क्रिकेट को लेके उसकी भी बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जब ये मैच खत्म होगा और कहीं से अगर गलती से, मैं तो एक देश प्रेमी होने के नाते और भारतीय होने के नाते मैं तो ये चाहूंगा कि भारत जीत जाए, लेकिन कहीं गलती से भारत हार जाए तो ये सारे भारतीय टीम को देशद्रोही करार देंगे, आप देख लेना। क्योंकि वो कहेंगे कि इतनी अपेक्षा आपसे बनी थी और आप हारे ही कैसे, आप जानबूझ के हारे होंगे, ये देशद्रोही है। इस तरह की बातें, इस तरह का ट्रोलिंग भारतीय टीम का ये करेंगे और टीम के ऊपर उससे जो प्रेशर बनता है इस तरह के झगड़ों की वजह से, इस तरह के अनावश्यक डिबेट्स को खड़ा करने की वजह से टीम के ऊपर जो प्रेशर बनता है वो टीम के लिए हानिकारक है। और अब अनिवार्य हो गया है हमारी टीम को कि ये मैच उनको जीतना ही होगा। अगर ये मैच हार जाते हैं तो वो जब भारत में वापस आने से पहले भी उनको गालियां पड़ेगी और जब वो भारत में वापस आएंगे तो हो सकता है ये लोग पत्थरबाजी भी करें उनके ऊपर। ये इनकी नीयत है और ये इसी तरह से सोचते हैं और इसी तरह से इनकी करतूत भी है। धनंजय जी। जी बिल्कुल। विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, एक तो मन बहादुर जी कह रहे हैं कि सर हमें लगता है कि पड़ोसी देशों जहां जनता से तख्ता पलट किया उससे भयभीत होकर अपने एक एक एजेंडे को पहले ट्रायल पर रखकर टेस्ट करते हैं, जिससे जनता का मूड चेक करते हैं कि क्रिकेट भी उसी तरह का एक भाग है। लक्ष्मी अय्यर जी कह रही हैं कि होम मिनिस्टर बड़ा फेल्योर है, तभी तो आतंकवादी कभी कश्मीर में घुस आते हैं तो कभी बिहार से होकर मलेशिया निकल जाते हैं। नहीं, बिहार नहीं आ पाए थे, उधर से नेपाल से ही मलेशिया चले गए। मोहम्मद जफर कह रहे हैं आप दरभंगा डीएमसीएच जाकर देख लीजिए सर। और लक्ष्मी अय्यर एक और सवाल कर रही हैं कि वो आऊंगा लेकर के, विनय भाई से आगे पूछेंगे, विवेक भाई से। ये विवेक भाई ये पूछ रही हैं लक्ष्मी अय्यर जी की, विवेक सर, नितिन गडकरी ने आपके नागपुर में एक फ्लाईओवर बनाया जो किसी के घर के बालकनी से होकर निकल रहा है, इतने तेजस्वी हैं ये बीजेपी वाले। इस पर आपके पास दोबारा आएंगे तो जरा समझेंगे इसको, और भी कुछ समझेंगे। लक्ष्मी अय्यर यही कह रही है कि जब क्रिकेट मैच हो सकता है तो पाकिस्तान के एक्टर्स को भी भारतीय फिल्मों में काम देना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। भारतीय फिल्में जो बनती हैं उसमें एक प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है, तो जब प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है तो डूब जाए, मर जाए। देशभक्ति की फिल्म बनाएगा, भारत को महान बताएगा तो वो इनकी फिल्में न होंगी वैसे तो नहीं करेंगे वो सब, लेकिन दूसरा कोई बनाएगा तो उसको रोकेंगे। विनय भाई, आपने और चेहरा देखा कि जिस तरीके से आप देख लो अंदर जाकर देखिए, एक तो राम भद्राचार्य ने जो आपका हमको बयान आपको हमने दिखाया कि कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो मिनी पाकिस्तान है, हिंदुओं के साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है। 11 साल से हिंदू सरकार है, फिर भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो रहा और मिनी पाकिस्तान है ये। दूसरी तरफ यति नरसिम्हानंद वो महिलाओं के सम्मेलन को, महिलाओं में बैठी हैं और उनको कह रहे हैं कि एक बेटा पैदा करने वाली स्त्री नागिन होती है, तुम सब वही की हो। और महिलाएं एकदम मुस्कुरा रही है, प्रसन्न हो रही है। ये धर्म का कौन सा चेहरा आप दोनों बड़े योगियों में, जिसके पीछे हिंदू धर्म जिसके पीछे खड़ा है, यही हिंदू धर्म को लेकर के आगे लेके जाएंगे, शिखर तक पहुंचाएंगे, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, धन्यवाद धनंजय जी। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोगों को अपनी अपनी जो है मर्यादाएं नहीं याद है। ठीक है, जो धर्माचार्य हैं उनको ये मर्यादा याद नहीं है कि उनकी मर्यादा जो है वो लोक के दायरे में आने की इजाजत तो देती है, पर वो जो धर्म की मर्यादा है और पद की मर्यादा है उसको छोड़ने की इजाजत नहीं देता है। जब आप एक बार आप संन्यास ले लेते हैं तो लोक राजनीति में आपको आपात स्थिति में हस्तक्षेप करना है। ठीक है, और वो भी आप ऐसी राजनीतिक चीजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसका लोक कल्याण में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव है।
और दूसरी तरफ आप देख लीजिए वो यति नरसिम्हानंद जी हैं, है ना। अब वो एक अलग ही ताल में है। तो देखिए, जो कोई समाज जो संकट में होता है, वो समाज का संकट जो है वो संख्या से नहीं हल होता है। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं, जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं, नहीं, इसको अगर उलट के देखिए विनय भाई, कि यही बात कोई मुस्लिम मुल्ला बोल रहा हो या मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा हो तो कैसे रिएक्ट करेंगे? सेम बात को रिपीट कर दीजिए कि मुस्लिम बोल रहा हो तो कैसे रिएक्शन होगा, ये भी एक समझने वाली बात है जी। हाँ, तो मैंने दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कौमें हैं वो अपने कैरेक्टर के बल पर वो सरवाइव करती है, अपने नैतिक मूल्यों के बल पर सरवाइव करती है। पर हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो घालमेल है धर्म का राजनीति का धर्म के साथ में, राजनीति का बाजार के साथ में, बाजार का राजनीति के साथ में। और देखिए, जब एक देश के राजनीतिज्ञ जो अपने जो उनकी जो ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, जो गवर्नेंस की ड्यूटी है उनकी, देश को विभाजनकारी ताकतों और दौर से बचाकर आगे ले जाने की जो उनकी जिम्मेदारी है, जब वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और देश में असंतोष का स्तर बढ़ता है, तो ये सारी चीजें जो है जो जनता जो रोज रोज पिटती है, उसके लिए ये क्रिकेट मैच जो है एक सोशल कैथारसिस की तरह बन जाती है, जहां वो अपने को और अपने देश को जीतता हुआ देखती है। देखिए, क्रिकेट कब यहाँ मतलब जो है वो धर्म का दर्जा हासिल, जब हमने जो है वो 84 में जो वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप 82 में ना, हाँ 82 में, तो वर्ल्ड कप जीत 83 में वर्ल्ड कप जीतने के साथ जो वो चढ़ाव हुआ, क्योंकि उसके पहले हम जो है 80 करोड़ देश की जनता को कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था जहां वो अपने अंदर जो है एक आत्मविश्वास, एक श्रेष्ठता भाव कर पाए। कुछ छिटपुट उपलब्धियां थी राजनीति में, शुरू में कुछ बड़े नेता थे, पर अधिकांश जनता का जीवन जो था वो इस तरह का था, उसमें खुशी के पल, गौरव के पल कम थे जिसको क्रिकेटर्स ने दिया, और उसके बाद इसका दर्जा लगातार बढ़ा। और उसके बाद आप देखिए कि क्रिकेट की राजनीति आप देख लीजिए, उसके बाद राजनीति ने क्रिकेट का लगातार उपयोग किया। आप देख लीजिए कौन सा ऐसा क्रिकेट एसोसिएशन है जो राजनीतिज्ञों के कब्जे में नहीं है। जो नहीं है वो कॉरपोरेट के कब्जे में, और वहां कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स की लड़ाई चल रही है। वहां उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसमें श्रीनिवासन ने पूरे इंडियन क्रिकेट काउंसिल को बीसीसीआई को नकार करके अपने पास उसका डोमिनेशन रखा। जब वो खुद नहीं बन पाए तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट क्रिकेट बोर्ड की जो महिला अध्यक्ष, और आईपीएल के पैरेलल वो कर दी। आप महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की देख लीजिए, कौन कौन लोग रहे, शरद पवार, शशांक मनोहर, एनकेपी साल्वे, तमाम लोग। बिहार में देख लीजिए, लालू जी भी रहे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। और देखिए आपस में रिश्तेदारी, राजीव शुक्ला को देख लीजिए, राजीव शुक्ला है, ललित मोदी को देख लीजिए, है ना। अब जो उसमें जो, और सबसे मजेदार बात यह है कि बीसीसीआई की जो इनकम है, वो इतनी ज्यादा इनकम होने के बावजूद कि उनके लोग जो है 400 500 करोड़ जो है वो प्रेसिडेंट दूसरे मेंबर्स की जासूसी के लिए खर्च करते रहे। श्रीनिवासन के समय ये मामला आया, जब कभी जो चीजें आती है, और शशांक मनोहर के समय किस तरह की चीजें हुई। जगमोहन डालमिया का आप केस लीजिए, जगमोहन डालमिया को कैसे किया गया, कैसे ममता बनर्जी ने बहुत दबाव डाला था इसके ऊपर, सौरभ गांगुली के ऊपर। और जो इसमें जो क्रिकेट की जो राजनीति है और उसमें जो घरेलू राजनीति, आप देख लीजिए कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे कंट्रोल रखना है। उस कंट्रोल के लिए उनको
घरेलू राजनीति के दबाव के बावजूद उनको सहूलियत देनी पड़ रही है। वो सिर्फ आर्थिक वजह से नहीं है, क्योंकि अगर आईसीसी में होल्ड बनाए रखना है तो उनको श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इन सबका भी साथ चाहिए, क्योंकि वेस्ट इस बात को लेकर के बहुत नाराज रहा है कि उसके पास से नियंत्रण निकल करके एशियाई देशों के पास में चला गया। पहले तो ये इंग्लैंड लोगों के पास में हुआ करता था। तो ये जो है जो बात आई कि, और इस क्रिकेट की लोकप्रियता के सहारे लोगों ने अपनी राजनीति भी चमकाई, है ना, उसके बरक्स चीजें चली। तो ये एक जो है ऐसी स्थिति है, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो दुबई का जैसे मामला है उसमें आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुबई की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में इवेंट मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल सिर्फ जो है आमदनी का नहीं है, सवाल जो है आमदनी के तरीके का और उसका इस्तेमाल का है। तो ये जो है हमारी देश की जो राजनीति है, घरेलू राजनीति है, और क्रिकेट को लेकर के जो राजनीति हो रही है, आप एक चीज ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो थे 55 तक तो भारतीय नागरिक थे। वो उनकी माताजी जो है वो हिंदू मूल की थी, लेकिन जो है हमारे राजनीतिक जो है वो जोड़ने वाली चीजों की बजाय जो है उन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे को जो है लड़ाती है। और जो 8 रुपए की चीज पाकिस्तान वाले जो है 20 रुपए में खरीदते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि क्रिकेट की लोकप्रियता का क्या आलम है और राजनीति को किस तरह से प्रभावित करती है। पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी ताकत जो है वो क्रिकेट से अर्जित लोकप्रियता है। आईपीएल में पाकिस्तानी को नहीं रखते हैं, उनको सब धन का बंटवारा नहीं करना है, कोई खिलाड़ी को नहीं रखते हैं, लेकिन कोच के तौर पे वसीम अकरम से लेके तमाम लोगों को रखते हैं। तमाम वो इरफान पठान के ऊपर सवाल पाकिस्तान में खड़ा कर दिया जाता है कि भाई वो असली पठान है कि नहीं, नकली पठान है, तमाम तरह की। और जैसा कि विवेक जी ने कहा कि बड़ी चालाकी से राजनीतिज्ञ जो है इन सब विवादों का इस्तेमाल जो है अपना हित साधने में कर लेते हैं। धनंजय जी। प्रफुल्ल भाई, मैंने लास्ट में वो भी वीडियो दिखाया जिसमें किस तरह से गए हुए हैं पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हुए हैं तेजस्वी। कुछ लोग कह सकते हैं कि तेजस्वी जो है अभी इस समय नौटंकी कर रहे हैं वहां पीएमसीएच जाकर के, ये जीएमसीएच जाकर के। वो तो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तब उनको दिखाई नहीं पड़ा, ये कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि जब सब लोग क्रिकेट मैच और धर्म के गीत गाने में लगे हुए हैं, वो जा रहे हैं पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहां प्रधानमंत्री कल पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री जहर पीते रहते हैं, हम लोग कहते रहते हैं जूस पीते हैं, फलाने बिस्तरी पानी पीते हैं, मशरूम खाते हैं। आज पता चला कि वो जहर पीते हैं और भगवान शिव बने हुए हैं, शिव भक्त उन्होंने कहा, और शिव भक्त बने हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में राहुल तेजस्वी दोनों मिलकर के राजनीति को कहीं घुमाने पे लगे हुए हैं कि राजनीति जिस दिशा में देश जा रहा है उससे अलग जाए? क्योंकि जो 11 साल की राजनीति है नरेंद्र मोदी की राजनीति, वो राजनीति शुद्ध तौर पे जो है वो आपको ले जाती है साइंस के खिलाफ, आपको ले जाती है वो राजनीति मंदिर मस्जिद की तरफ, वो राजनीति ले जाती है आपको हिंदू मुसलमान की तरफ, वो राजनीति ले जाती है आपको नफरत की तरफ, वो राजनीति ले जाती है आपको कि कोई सिद्धांत नहीं है, जो मन जहां फायदा दिखे वहां लेट जाओ, अपने फायदा खाली ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ। पब्लिक की कोई हैसियत नहीं है, पब्लिक मरती है तो मरे, हमारा धंधा फूले फले। कोई सवाल नहीं करो कि वो जो है 26 लोग क्यों मारे गए, पूछो मत। वो पाकिस्तान को दोष दे दो और पाकिस्तान को हम जो है गाली देते रहे बैठ करके घरों में बैठ करके, लेकिन ये कोई सवाल ना करे कि भैया वो आतंकवादी आए कैसे, वहां क्यों आए, किसकी गलती थी, और अगर आए अब हमने क्या किया। वो भी जम्मू कश्मीर जैसी जगह जहां कदम कदम पे सुरक्षा बल है। कहते हैं कि आम आदमी जब जाता है तो परेशान हो जाता है, इतनी जांच होती है, और आतंकी आते हैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर घुस आते हैं, घंटे भर पूछ के मारते हैं कि तुम हिंदू हो कि क्या हो,
क्या कहेंगे आप? एक तरफ राहुल और तेजस्वी की राजनीति, दूसरी तरफ मोदी जी और हिंदू धर्म की राजनीति। बाबा सब लगे हुए हिंदू धर्म बचाने में। जी नमस्कार सभी को, दर्शकों को, पैनलिस्ट जो हैं उनको, विवेक सर को, विनय सर को और धनंजय सर को भी प्रणाम। देखिए, जहां विवेक और विनय दोनों ही एक साथ अपनी बात कह चुके हैं, तो वहां मैं तो सिर्फ प्रफुल्ल हो सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही और इनकी बातों से मुझे कुछ जो सूत्र मिले हैं मैं उसकी चर्चा करता हूँ। देखिए विवेक सर, विनय सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि असल में हम मर्यादाहीनता के दौर से गुजर रहे हैं। किसी को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है कि किसको क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस मामले में बोलना चाहिए, किस मामले में नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तो विश्लेषण करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक हित अनहित के दृष्टिकोण से करते हैं। हम उन विषयों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसमें जो सामाजिक हित संबद्ध होता है उस हित के बरक्स टिप्पणी करते हैं। मैं ये कहने की इजाजत चाहता हूं कि क्रिकेट एक खेल के रूप में, क्रिकेट ने इस देश के खेल पर्यावरण को नष्ट किया है, असंतुलित किया है। शायद आप या बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे। असंतुलन क्या होता है? सिर्फ किसी एक चीज पर जोर दे देना। 1928 में तमिलनाडु के एक एक्ट से क्रिकेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये जो बीसीसीआई और ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये एकदम बिल्कुल 100% निजी संपत्ति है। भारत सरकार का इसमें क्या लेना देना? उनके जो चयन की प्रक्रिया है वो हमारी लोकतांत्रिक पद्धति से उसका क्या लेना देना? हमारे नेता लोगों के उसमें भाग लेने से, हमारे एमपी, हमारे मिनिस्टर या हमारे एमपी मिनिस्टर के पुत्रों के भाग लेने से तो वह राष्ट्रीय नहीं हो जाता, भारतीय नहीं हो जाता। जिस प्रकार व्यापार में केंद्रीकरण असंतुलन पैदा करता है, जीवन के हर क्षेत्र में असंतुलन पैदा करता है, और भारत जैसे विविध और बहुल देश में तो करता ही करता है, उसी प्रकार क्रिकेट के कारण और किसी खेल की कोई मर्यादा नहीं बची है। अब बताइए, हमारे देश में पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, वह खिलाड़ी नहीं थी, ओलंपिक की खिलाड़ी थी। अगर क्रिकेट के किसी एक खिलाड़ी को अगर कुछ कह दिया जाए तो पूरे देश में तूफान मचवा देंगे यही लोग, लेकिन उनके साथ इतना कुछ हुआ। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। आज अंतरराष्ट्रीय खेलों में हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। महाशक्तियों में कौन क्रिकेट खेलता है? रूस ने कितने विश्व कप क्रिकेट के जीते हैं? चीन ने कितने जीते हैं? अमेरिका ने कोई विश्व कप जीता है क्या क्रिकेट का? और ओलंपिक में इनको हजारों सैकड़ों मेडल मिलते हैं, हमें मिलते हैं 10, 8, 9, 1, 2, और हम क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन होने के गरूर में उसी तरह मग्न रहते हैं जैसे विश्व गुरु होने के गरूर में मग्न रहते हैं। जीवन संतुलन का नाम है। जो इन्होंने राजनीति की उस पर तो वो अलग बात है कि क्रिकेट खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, ये कहना, इसको नियंत्रित करना, उसकी ऑडिटिंग क्या होती है, उनके पैसे का कारोबार कहां से आता है, तमाम काले सफेद करने का धंधा, ये सारी चीजें बन के रह गई हैं। चुनाव आयोग बड़ा बड़ा ज्ञान देता है। अभी नवंबर में उनको जवाब देना है कि कितने सारे फॉल्स रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पार्टियां भारत में राजनीतिक पार्टियां हो गई है, जिन्होंने इतना चंदा लिया और हजारों करोड़ रुपया का चंदा लेकर के देश में आयकर जो सो धारा 13A जो है 13A, विवेक सर जानते होंगे, बिना सर तो कानून जानते ही है। लेकिन प्रफुल्ल भाई, चुनाव आयोग इस जवाब देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को धमका चुका है कि आप कौन हो पूछने वाले, हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे करें, आप कौन हो बोलने वाले। हाँ, मैं आता हूँ उस पर, मैं उस पर लिख भी रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग को यह जवाब देना है, ये जवाब देना है। और सुप्रीम कोर्ट को इसके पहले भी एक सज्जन ने धमकाया था, जिन्होंने कहा था कि 142
अनुच्छेद 142, संविधान में अनुच्छेद होते हैं और जो रूल्स बनते हैं उसमें धाराएं होती है। तो अनुच्छेद 142 के तहत उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यूक्लियर मिसाइल है, 24/7 उसके पास रहता है और इसका इस्तेमाल वो इस ढंग से नहीं कर सकता है, संसद की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दे सकता है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दे सकता है। इस तरह की बयान करने वाले तो समझ गए कि सर्वोच्चता की उच्चता का मापदंड क्या होता है। और अभी तो है कि कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये है, आप बोलते हैं आपके काम में दखल दे रहा है। अरे आप पूरे भारत के स्वतंत्रता के, भारत के संवैधानिक मूल्यों में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि हम आपके काम करने के दखल नहीं दे रहे हैं। हम जहां मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मतदाता सूची में शामिल किया जाना नागरिक का मौलिक अधिकार है, उसकी स्थिति को आप जटिल बना रहे हैं, हम उस पर अपना फैसला दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ है, ये जवाब नहीं देंगे सीधे। जवाब अभी ओली साहब दे रहे हैं ना, FIR हो गया है। तो जवाब जो सारे कानून मर्यादाओं की बात करते हैं, अगर मर्यादा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। ये उतना न्याय, कितना न्याय अभी बोल रहे थे कोई एक सदन के उत्तर प्रदेश में भी लोगों को उतना न्याय नहीं, राम भद्राचार्य, हाँ उतना न्याय, राम भद्राचार्य ये भद्र पुरुष से पूछे कि उतना न्याय क्या होता है और उतना न्याय क्या होता है। अरे न्याय न्याय होता है, न्याय का कोई कठोरा मापदंड है, एक छटाक ले जाओ और 2 छटाक छोड़ दो जी। हाँ इन्होंने किया है, राम मंदिर के समय में इन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा हमारे देश में बहुत थी, लेकिन जब इन्होंने टाइटल सूट को पार्टीशन सूट में बदल दिया अपने मन से, आप लोग को याद होगा, हम गए थे बताने के लिए कि ये चीज मेरी है या धनंजय सर की है, और आपने फैसला दे दिया कि थोड़ा सा तुम ले जाओ जी और थोड़ा सा तुम ले जाओ। ये गलत है कि तुमने इसका कटोरा पकड़ा, लेकिन तुम दे दो इसको। तो आपने उसको सुलह करवाया, न्याय नहीं किया, सुलह करवाया और प्रेरणा लेकर के, संविधान की प्रेरणा से नहीं लिखा, कानून की प्रेरणा से नहीं लिखा। आपने उसमें भगवान को एक वादी बना दिया, भगवान को एक पार्टी बना दिया और एक्सेप्ट कर लिया। यह कैसे हो सकता है इस देश में? तो ये एक बार की बात नहीं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने जहर पिया है। जहर तो समुद्र मंथन के बाद जिसने पिया था। आप जिस नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल में अभी इतना हंगामा, भी सुशीला कार्की की बात बता रहे थे, उन्होंने उनको बधाई दी है प्रधानमंत्री ने। तो वहां पर पाशुपत धर्म है, वहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव ने जो विष धारण किया था वह लोकहित में किया था। आप तो अमृत समझ करके विष का पान करते हैं। आप तो हर उस चीज का मजाक उड़वा देते हैं जिसको राजनीति में या जिस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था। आपको भारत की जनता ने इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना लगाव दिया और आपका व्यवहार ऐसा है। एक शब्द सही काम के लिए आपके मुंह से नहीं निकलता है। मैं ये कहता हूं कि एक देखने गए थे कि बेड नहीं है। अरे जिस बेड को देख रहे थे, दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या अस्पताल का बेड था या पूस की रात प्रेमचंद की कहानी का मचान था। एक एक बेड पर अगर 10-10 आदमी बैठा रहता है तो उसको बेड कहते हैं, हॉस्पिटल का बेड। और आप जो है सो 7 दिन के सतरंगी चादर की बात बोल रहे हैं। वहां तो कोई चादर ही नहीं है, जो चादर है उसके रंग अलग है। और हमारे यहाँ चादर अक्सर ना दाग छुपाने के लिए, गंदगी को छुपाने के लिए चादरों का इस्तेमाल होता है, गरीबों के घर में भी और अस्पताल में भी। तो अब इसका क्या किया जाए, ये तमाम तरह की स्थिति है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहता हूं कि मैच के बहाने जो आपका शीर्षक है, पब्लिक का इम्तिहान ले रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में जितना आपको हंगामा क्रिएट किया जा सकता है, ठीक ही कहा सर ने, अगर चुनाव हार गया तो क्या होगा, कि किसने और कैसे क्रिकेट हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक कैसे बन गया। और भी बहुत सारे खेल हैं। हॉकी कहाँ है?
हॉकी वो खेल है, क्रिकेट कोई क्रिकेटर ये कहने का साहस करेगा? मैंने पढ़ा है, हो सकता है गलत होगा, तो विद्वान लोग हैं यहाँ तो करेक्ट कर देंगे। जब मेजर ध्यानचंद को बुला करके हिटलर ने कहा था कि तुम हमारे यहाँ चले आओ, तुमको बड़ा पसंद है, तुम वहां क्या कर रहे हो और छोटी सी नौकरी करते हो, तो ध्यानचंद ने ये कहा था हॉकी के जादूगर ने कि मेरा देश चाहे जैसा भी है, वो मुझको जहां भी रखे, लेकिन मेरा देश है, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। क्रिकेट का एक भी जवान कह पाएगा? नहीं कह, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि ही उस ढंग की नहीं है। इन्होंने गलत फैसला दिया था कि भारत क्रिकेट ने, इनको क्या हक है कहने का कि एक प्राइवेट खिलाड़ी क्लब है, वो खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या करेगा? भारत सरकार का इसमें क्या लेना देना? भारत सरकार से अनुमति लेकर के खेलता है, इनके काबू में नहीं है। ये सिर्फ यह बताने के लिए, उसकी जो राष्ट्रवादी रुझान है उसको सिर्फ बनाए रखने के लिए बीच बीच में बातें करते रहते हैं कि इनको लगे कि नहीं क्रिकेट से भारत का कोई लेना देना है। क्या लेना देना भाई भारत का? वो प्राइवेट कंपनी है, किसके साथ खेलेगा नहीं खेलेगा, आप उसको बैन कर कीजिएगा तभी नहीं खेलेगा, उस पर कोई आरोप लगेगा, और दुनिया में उसकी अपनी लॉबिंग है, वो तो आप कर नहीं सकते। तो दाल भात में मूसलचंद सही समय के लिए बना है, बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके बस में है क्या कि आप उसको रोक दीजिए? बताइए किस कानून के तहत आप उसको रोक देंगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अस्पष्टता कहीं नहीं है, जहां कहीं धुआंसा है, जहां कहीं मिथ्या है, जहां कहीं भ्रम है, और वहीं वहीं श्रीमान है, और वहीं वहीं विस्पान और विस्पमन दोनों करते रहते हैं। तो अब अभी क्या कीजिए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन चीजों से असंतुलन, भारी असंतुलन, जीवन के हर क्षेत्र में असंतुलन जो पहले से था उसको और तीखा और तेज कर दिया है। ये क्रिकेट जो है सो खेलों की दुनिया में क्रिकेट को ब्राह्मण बना दिया गया, ब्राह्मण दर्जा है, ये समझ लीजिए कि ये इसको कुछ हो नहीं सकता है। जी ठीक है विवेक भाई, एक प्रफुल्ल सर, मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं कि देखिए क्या हैसियत है कि आईपीएल की सफल, देखिए क्रिकेट ने बड़ी चालाकी से जो है भारतीय बाजार का और राजनीति का इस्तेमाल किया। देखिए आईपीएल को जो है एक तरफ तो ये बताया गया कि भाई आईपीएल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है खेल के जगत में। इंग्लिश प्रीमियर लीग को कब उसने पीछे छोड़ दिया। उसका आफ्टर इफेक्ट देखिए, मतलब आईपीएल के वजह से भारत के एक विदेश राज्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आईपीएल के बाद जो आफ्टर पार्टी होती है उसमें हर खिलाड़ी को भाग लेना जरूरी होता है। उसमें क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, एड वर्ल्ड के स्टार सब लोग शामिल होते हैं। किस तरह का माहौल होता है वो आप जो मतलब जो हमारे ललित मोदी साहब जो आईपीएल के जनक थे, वो इंडिया में फैशन टीवी के भी वो ये थे, और जब उनका वो एक बड़ा उदाहरण है फैशन टीवी की, किस तरह से राजनीति, खेल और ये जो बाजार का इस्तेमाल होता है। जब फैशन टीवी में उनका झगड़ा हो गया तो उन्होंने कल्चर के नाम पर जो है फैशन टीवी को बैन करवा दिया इंडिया में। ललित मोदी तो हमारे मोदी जी के भी काफी करीब रहे हैं। हाँ, मोदी जी के काफी। ऐसा कहीं होता है कि एक आदमी जो है देश के राष्ट्रपति को गाली दे दे और बड़े आराम से बैठे रहे, उसका एक्सट्रेडिशन नहीं हो पाए, ठसक से रहे वो। तो ठीक है, वो देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो वो जो चीज जो है वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर देखिए इंटरनेशनल में कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं। दुबई जो है, दुबई इन चीजों को बड़े जो है मनी स्पिनर की तरह देखता है, और उसके लिए दुबई को अपने पक्ष में रखने के लिए उनकी मांग माननी पड़ेगी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमारे लिए, भले हम बर्दाश्त कर जाए कि हम इतना पैसा छोड़ो यार,
पर दुबई के लिए, उनकी ब्रांडिंग के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भारत पाकिस्तान का मैच बहुत जरूरी है। ठीक है। और जो हमारे यहाँ कुछ और चूरन बेचते हैं और बाहर में जाके कुछ और चूरन बेचते हैं। हमको बताते हैं कि देखिए हमने जो है गल्फ कंट्री में मंदिर बनवा दिया, इससे पहले कभी हुआ था? हाँ, तो चूरन बेचने वाले तो चूर चूर के बेचते हैं ना, सबको चूर देते हैं, स्वाभिमान चूर देते हैं, आपके मान सम्मान को चूर देते हैं, आपके अस्तित्व को चूर देते हैं, चूर के चूरन बनाया जाता है। चूरन ऐसे कैसे बनेगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। हमारे साथ विवेक भाई थे, उनका भी आभार। और मिलते हैं फिर हम कल सुबह 10:30 बजे। धन्यवाद।